अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागफनी। लास्ट एपिसोड। भाई और भाभी की पार्टी से सब लुत्फ़अंदोज़ हुए। आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन आता जा रहा था कि गज़ल को कोई करामत अता कर दी गई है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से छूते ही बीमारियां दूर कर देती थी। मुझे तो इसके पीछे भी नागफनी ही की कोई साजिश मालूम होती थी। मैंने इस बारे में डॉक्टर नासिर से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मालूम हुआ कि वो हज का फरीज़ा अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। ख्यालात व अफ़कार में लंबे लंबे डग भरता स्टैंड की जानिब रवां था। अचानक सामने से आते हुए एक शख्स ने हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अगर वह फौरन ही मुझे सीने में ना भींच लेता तो मैं यकीनी तौर पर मुंह के बल फुटपाथ पर गिरकर जमीन चाटने लगता। फिर उसने अपना चेहरा मेरे सामने किया और गहरी मुस्कुराहट के साथ वो मेरी आंखों में झांकने लगा। उसकी काजल जैसी गहरी स्याह दाढ़ी ऐसी मालूम हो रही थी जैसे किसी ने छोटी छोटी चोटियां गूंद दी हों। जाना पहचाना चेहरा था, आंखें भी नई नहीं थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि इसे कब और कहां देखा है। नहीं पहचाना? उसने हंसकर पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? आवाज सुनते ही मैंने पहचान लिया और दोबारा उसे सीने से लगाकर खुश होता हुआ बोला, तुम हाफिज सैयद अहमद हो? तुम्हें किस तरह भूल सकता हूँ? एक सेकंड के लिए तुम्हारी दाढ़ी से धोखा खा गया था। हाफिज सैयद अहमद मदरसे में मेरा हमजमात था। हमने एक साथ मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात पास किए। वो बोला, मैं अभी तक मदरसे में हूँ, फारिगुल तहसील होने में चंद माह और बाकी रह गई हैं। तुम क्या कर रहे हो? बीए फाइनल में पहुंच गया हूँ। कॉलेज से वापस आता हूँ तो असिस्टेंट की हैसियत से एक स्कूल में पढ़ाने चला जाता हूँ। तुम्हारी याद बहुत सताती है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि कभी मदरसे आ सकूं। सुनो नदीम, उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। कमरे से रुखसत होते वक्त वहां तुम अपनी कुछ किताबें एक चादर में लपेट कर रखाए थे। वो किताबें अभी तक जूं की तूं रखी हुई हैं। तुम्हारी अमानत समझकर चादर की गर्द झाड़ता रहता हूँ। कभी मौका मिले तो उन किताबों को आकर ले जाओ, 5 मिनट का काम है। मैंने कहा, यह बड़ी बेशकीमत पुरस्रार उलूम की किताबें हैं, उनकी खातिर मुझे वक्त निकालना ही पड़ेगा। तुमने किताबों की जो हिफाजत की है उसके लिए मैं तहे दिल से ममनून हूँ। उसने गोल गोल आंखों को गर्दिश देते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें पुरस्रार उलूम से भी दिलचस्पी है। यार, मैं खुद भी बड़ा पुरस्रार आदमी हूँ। मैंने हंसकर उसके कंधे पर हाथ मारा। जो किताबें छोड़ आए हो वो पुरस्रार उलूम की हैं, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम किस चक्कर में हो। आमतौर पर ऐसी किताबें वही लोग पढ़ते हैं जो किसी जिन या हमजाद को कब्जे में करना चाहते हैं। मदरसे में जाकर मैंने उन किताबों को देखा तो सारी की सारी किताबें नागफनी के मौजू पर थीं। मैंने सोचा कि जब तुम किताबें वापस लेने आओगे तो तुम्हें समझा दूंगा कि नागफनी को छेड़ना और बिजली के नंगे तार को छूना बराबर है। एक बार तुमने उसे छेड़ दिया तो सारी जिंदगी के लिए उसके असीर होकर रह जाओगे। यार, मैंने उन किताबों को अच्छी तरह देखा है, लेकिन एक किताब भी ऐसी नहीं है जिनमें नागफनी का नाम आया हो। हर किताब में नागफनी का नाम मौजूद है। वो बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि नागफनी को छेड़ना बिजली के नंगे तार को छूने की तरह है? क्या तुम नागफनी से वाकिफ हो? हाँ, मैं नागफनी से वाकिफ हूँ। वो खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। उस कांटे को निकालने के लिए जो मुसलसल तुम्हारे दिल में चुभ रहा है। मैं हाफिज सैयद अहमद के साथ मैदान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वह मुझे एक गली में ले गया, उस गली से दूसरी गली में, दूसरी से तीसरी में। लेकिन जब हम तीसरी गली से बाहर निकले तो मेरे गिरदोपेश की दुनिया कुछ और ही थी। आसमान पर चांद नहीं था, सड़कों पर बिजली के खंभे नहीं थे, लेकिन हर तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रंगो नूर की बारिश हो रही हो। कहाँ ले आए मुझे? मैंने पूछा। ये कौन सा इलाका है? ये हमारा इलाका है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम चलते चलते थक गए होगे, क्यों ना थोड़ी सी परवाज कर ली जाए? क्या कर ली जाए? जवाब देने के बाद उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों फिजा में बुलंद होने लगे, फिर एक सिमत में उड़ गए। हम वाकई परवाज कर रहे थे। नीचे की चीजें छोटी छोटी नजर आ रही थीं और तब अचानक मुझे गजल की बात याद आ गई। हमारी शादी या मंगनी नहीं हुई थी। गजल ने अपने मखसूस अंदाज में मुझसे कहा था, सुना है मदरसों में जिन्नात भी पढ़ाने आते हैं। आपने किसी जिन को अपना दोस्त नहीं बनाया भाई? बात शौकी और शरारत की थी, हंसी हंसी में खत्म हो गई। कभी नहीं सोचा कि हाफिज सैयद अहमद, जो मेरा 24 घंटों का साथी था, कौमे जिन्नात से ताल्लुक रखता था। उसने कभी अपने कॉल और फेल से हकीकत का इजहार नहीं होने दिया। अब जबकि उसके हाथ में हाथ दिए अनजानी और अनदेखी सुनहरी फिजाओं में परवाज कर रहा था तो बहुत सी बातें याद आ रही थीं। मौसम का ऐसा कौन सा फल था जो वो पाबंदी से खाता ना हो या खिलाता ना हो। रोजाना शाम को उसके पास ताज़ा तरीन मिठाइयाँ होती थीं। एक बार खाने के बाद मैंने हड्डी नाली में फेंक दी थी तो वो नाराज हो गया। बोला, खुदा की एक मखलूक ऐसी भी है जो हड्डियों और कोयलों को बड़ी रगबत से खाती है। उसने आंखें निकाल कर कहा, आइंदा कभी हड्डियां और कोयले किसी गंदी जगह पर मत डालना।
एक रात इशा के बाद कुछ देर के लिए मदरसे में अपने कमरे में वापस आया तो मेज पर एक सांप को बैठे देखा। चीखता हुआ उल्टे कदमों भागा। दूसरे तालिब इल्म मेरी मदद के लिए लाठियां और डंडे लेकर गए, लेकिन कमरे में सांप की बजाय हाफिज सैयद अहमद नजर आया। वो मेज के करीब खड़ा किताबों को उलट पलट रहा था। उसने लड़कों से कहा कि वो देर से वहीं है, उसने तो कोई सांप नहीं देखा। नदीम को जागते हुए ख्वाब नजर आया होगा। लड़के हंसते हुए वापस चले गए। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। अगली सुबह जब मदरस साहिब ने कमरे में आकर उसे डांट पिलाई तब भी नहीं समझा। उन्होंने खफकी का इजहार करते हुए हाफिज सैयद अहमद से कहा, पढ़ने आए हो तो तालिब इल्मों की तरह तालीम हासिल करो, दोबारा शरारत करोगे तो कान पकड़कर तुम्हें मदरसे से निकाल दूंगा। मैंने तो उससे ये भी नहीं पूछा कि उसने ऐसी कौन सी शरारत की थी जिसकी बिना पर सदर साहब को हमारे कमरे में आकर डांटना पड़ा। शरारतें करना और उस आतज़ा की डांट सुनना सारे तालिब इल्मों का शेवा था। यही सोचा कि दूसरों की तरह सैयद अहमद ने भी शरारत की होगी। कमोबेश 15 मिनट की परवाज के बाद सैयद अहमद नीचे उतरा। हमारे गिरदो पेश बेशुमार अफराद थे, लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ उनकी सरसराहटें महसूस हो रही थीं। उस लकोदिक मैदान में जहां हम उतरे थे, सैयद अहमद ने रुककर किसी से मुसाफिया किया। फिर यूं महसूस हुआ कि हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत ही अजीब सीढ़ियां थी जो नजर नहीं आ रही थीं। अगर मैंने सैयद अहमद का हाथ पकड़ा हुआ ना होता तो यकीनन सीढ़ी से टकराकर नीचे लुढ़क जाता। फिर ऐसा मालूम हुआ गोया हम किसी बड़े हॉल में पहुंच गए हों। सैयद अहमद ने मेरा हाथ छोड़कर नजर न आने वाली किसी मखलूक से बाकायदा मुसाफिया किया। मेरा दोस्त है, सैयद अहमद ने साय से कहा। आदमजाद है? हाँ। एक सिरे से दूसरे सिरे तक झिंगरों जैसी आवाजें इस तरह आने लगी जैसे झिंगर आपस में सरगोशियां कर रहे हों। फिर आवाजें मध्यम पड़ने लगीं। दरो दीवार उभरते हुए महसूस हुए। साए इंसानी शक्लें इख्तियार करने लगे। देखते ही देखते मैंने खुद को एक शाही दरबार में पाया। मैं और हाफिज सैयद अहमद शाही तख्त के सामने खड़े थे। दरबार के आखिरी कोने तक दो तरफा दरबारी हाथ बांधे खड़े थे। शाही तख्त पर बादशाह बैठा था। वो इतना बूढ़ा था कि भवें तक सफेद थीं। तवील सफेद दाढ़ी घुटनों को छू रही थी। दाएं बाएं हाथों में नंगी तलवारें लिए दो नौजवान खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम, ये मैंने बादशाह को देखते ही कहा। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बादशाह ने जवाब दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि दरबारी मेरे अंदाजे तखातब पर जेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह सलामत, मैंने कहा। अगर मैं किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ हूं तो मुआफ़ी चाहता हूं। दरअसल मुझे पहले किसी शाही दरबार में जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि शाही आदाब क्या होते हैं। अतबाए सुन्नत के सामने शाही आदाब की कोई हैसियत नहीं। बादशाह बोला, तुमने जिस बेसाख्तगी से सर झुकाए बगैर हमें सलाम किया है उससे हम बहुत मुतासिर हुए हैं। शुक्रिया अलीजा। अब्बा हजूर, सैयद अहमद ने कहा। मैं खुद को नदीम पर हरगिज जाहिर न करता और ना उसे यहाँ लेकर आता, लेकिन मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। इसके जहन में ये बात बैठ गई है कि इसे जो परेशानी पेश आती है उसके पीछे नागफनी का मख्फी हाथ होता है। मैं चाहता हूँ कि नदीम की गलतफहमी दूर हो जाए ताकि ये मर्दाना वार उन हालात व वाक़यात का मुकाबला कर सके। नौजवान, बादशाह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम नागफनी से वाकिफ हो? अच्छी तरह वाकिफ हूँ अलीजा। वो मेरी खुशियों की दुश्मन है। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आई हो। नागफनी ने मुझ पर मुजालिम के ऐसे ऐसे पहाड़ तोड़े हैं जिनके तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल उसने मेरी बीवी पर कब्जा कर रखा है और उससे ऐसे ऐसे काम करवा रही है जो आम आदमी अंजाम नहीं दे सकते। शहजादे, बादशाह ने हाफिज सैयद अहमद से मुखातिब होकर कहा, क्या तुमने अपने दोस्त को नहीं बताया कि नागफनी की, उसकी बीवी या किसी आदमजात तक रसाई नहीं हो सकती? बताना बेकार था अब्बा हजूर। मैं नदीम को कितना ही यकीन दिलाता मगर इसको एतबार ना आता। इसके एसाब पर नागफनी सवार है और ये अपनी हर मुसीबत को उससे मंसूब करता है। यही वजह है मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ लाकर इसे नागफनी का मुशाहिदा करा दूं। बादशाह कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने इशारे से एक दरबारी को अपने करीब बुलाया। दरबारी तख्त के करीब पहुंचकर आदाब बजा लाया। शहजादे और उसके दोस्त को जंदा में ले जाओ। बादशाह ने दरबारी को हुक्म दिया। ये दोनों देखना चाहते हैं कि नागफनी कहाँ है और किस हाल में है। जंदान तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी तवील राहदारियों से गुजरना पड़ा जिसमें कुछ रोशन थी और कुछ कब्र की तरह तारीक राहदारियों को पार करते हुए दरबारी ने एक मशाल जलाकर हाथ में ले ली, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कम थी कि गिरदो पेश कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वहां की तारीकी रोशनी को फैलने से कबल हड़प कर लेती हो। कुछ मुकामात ऐसे भी आते जहां से सांपों और अजदहों के फुंकारने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। चलते चलते हम निस्बतन खुली और नीम तारीक जगह पर पहुंचे। दरबारी हम दोनों से मुखातिब होकर बोला, मुलाहिजा फरमाइए। लेकिन वहां हवा की सरसराहटों के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे मुलाहिजा किया जाता। कुछ नजर आया नदीम?
हाफिज सैयद अहमद ने मुझसे दरियाफ्त किया। नहीं यार, मैंने जवाब दिया, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। मेरा भी यही ख्याल था, वो बोला। फिर दरबारी से मुखातिब होकर कहा, मैं तो देख सकता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त आदमजाद है और हमें उसकी खातर मदारत अजीज है। मंजर बदल गया। सबसे पहले मशाल दिखाई दी जो हवा की बजाय दीवार में पैवस्त थी। दीवार बर्फ जैसी बड़ी बड़ी सिलों से तामीर की गई थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। दीवार के दूसरी जानिब बड़े से दायरे में मुंह के बल एक गंजी औरत पड़ी थी। अगरचे उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। वो नागफनी थी। इस असना में नागफनी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका स्याफाम चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। आंखें बाहर निकली हुई थीं, नाक टेढ़ी हो गई थी। हाथों और पैरों की जुम्बिश से यूं महसूस होता था जैसे वो शदीद कर्ब में मुब्तला हो। ज्यादा देर तक उसका चेहरा ऊपर नहीं रह सका और तब उसकी उबली हुई आंखें मुझ पर पड़ी। वो अचानक उछल कर बैठ गई। एक सेकंड तक मुझे इस तरह देखती रही जैसे उसे अपनी आंखों पर एतबार ना रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दोनों हाथ उठाए और मेरी जानिब जोड़ दिए। वो मुझसे अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांग रही थी। इतना बेबस और लाचार मैंने उसे कभी नहीं देखा था। पिछले 3 माह से नागफनी हमारी कैद में है। हाफिज सैयद अहमद ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, दौरान तालीम मुमलिकत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन महल में आमदोरफ्त रहती है। इस दौरान में यहाँ पेश आने वाले वाक़यात की भनक कानों में पड़ जाती है। जिस वक्त तुमने अपनी बीवी का जिक्र करते हुए बताया कि नागफनी उससे गैर मामूली किस्म के काम करवा रही है, उस वक्त मुझे याद आ गया कि इन कामों के पीछे नागफनी नहीं हो सकती। उसे तो बेशुमार जुराइम के बायस कैद किया जा चुका है। यकीन दिलाने की एक ही सूरत थी कि तुम अपनी आंखों से देख लो, और जब तक अब्बा हजूर ना चाहें वो इस दायरे से बाहर निकलकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने एक नज़र नागफनी पर डाली। वो बदस्तूर हाथ जोड़े बैठी थी और अपनी बदनुमा आंखों से रहम तलब अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ होकर रह गया। गजल की पुश्त पर नागफनी नहीं थी तो वो माफूकुल फितरत काम किस तरह अंजाम दे रही थी? क्या वाकई उसे करामात के अतियात से नवाजा गया था? इसमें शक नहीं कि वो पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें अदा करती थी, हमेशा पाको साफ रहती थी, इतने वालियाना अंदाज में नात ख्वानी करती थी कि समा बंध जाता। लेकिन मैं उसका शौहर था और बाहसियत शौहर। उसकी ऐसी कई कमजोरियों से वाकिफ था जिनका मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं हो सकता था। सारी दुनिया उसके हैरत अंगेज कारनामों को देखकर उसे साहिब करामत बीबी समझ सकती थी। मैं वाहिद शख्स था जो किसी भी कीमत पर उसकी करामत का कायल नहीं हो सकता था। मैंने सैयद अहमद से पूछा, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? सैयद अहमद ने मुझे इजाज़त दे दी। सैयद अहमद ने नागफनी से कहा, अपने असल रूप में आओ नागफनी। अब उस कैद में एक हसीन और खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। फिर मैंने उसे मुखातिब किया, नागफनी, सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? क्यों तुम मेरी खुशियों की कातिल बन गई और मेरा दिन का सुकून, रात का चैन बर्बाद करने पर तुल गई? आखिर मुझसे क्या गलती हुई? नागफनी, जो कि एक खूबसूरत हसीना के रूप में थी, बोली, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं सदियों से तुम पर फरीफ्ता हूँ, और दूसरी बार कहा था कि मैंने तुम्हारी परवरिश इसलिए की है कि तुम बड़े हो जाओ तो तुमसे मोहब्बत करूँ। ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मेरे बारे में तुम्हारे जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। मेरी उम्र तुम्हारी मरहुमा बहन से ज्यादा नहीं है, बहुत से बहुत 2-4 महीनों का फर्क होगा। जिस तरह तुम्हारे यहाँ बच्चे बच्चियों को चलना सिखाया जाता है, उसी तरह हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियों को मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील होने की तालीम दी जाती है। 5 साल की उम्र तक मुझे शक्लें बदलने में महारत हासिल हो चुकी थी। उन्हीं दिनों एक बार तुम्हारी दुनिया में आई थी। तुम्हें छोटी सी अपनी मेज कुर्सी पर बैठे हुए देखा। उस वक्त शायद तुम अपना होमवर्क कर रहे थे। दिल में गुदगुदी सी हुई, जी चाहा कि इस लड़के को छेड़ना चाहिए। स्याफाम गंजी औरत बनकर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हुई। मुझ पर निगाह पड़ते ही तुमने चीखें मारना शुरू कर दी। मुझे बहुत लुत्फ आया और उसके बाद मैंने तुम्हारे पास आना और तुम्हें खौफजदा करना अपना रोजमर्रा का मामूल बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ तुम्हारे दिल में ऐसा बैठ गया कि किसी वजह से मैं तुम्हारे पास ना आती, तब भी शाम का अंधेरा फैलते ही तुम्हें मेरी भयानक सूरतें नजर आना शुरू हो जाती। उन्हीं दिनों मेरी चंपा कली से मुलाकात हुई, जो मेरी हम कौम, हम उम्र और हम मजाक थी। वो भी इंसानों को डरा कर लुत्फ अंदोज हुआ करती थी। हम दोनों ने मिलकर शरारतें करना शुरू कर दी, मगर मुझ में और चंपा कली में थोड़ा सा फर्क था। मैं किसी को डराती थी और जब वो शख्स डर जाता तो उसकी हालत देखकर मुझे भी डर लगने लगता और मैं चुपके से भाग जाती, जबकि चंपा कली वहीं खड़ी रहती और कहके लगा लगा कर डरने वाले का हाल देखती रहती। हमें तुम्हारे यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे सिक्के तुम्हारे यहाँ नहीं चलते। मिठाइयाँ हासिल करने के लिए चंपा कली ने इंसानों को डरा कर रकम भी ईंटना शुरू कर दी। बारिश के फौरन बाद जिस वक्त तुम्हारी बहन पानी में कश्ती दौड़ा रही थी, चंपा कली को पता चल गया कि उसके पास 2 रुपए हैं जो तुम्हारे वालिद ने सुबह के वक्त राना को कॉपी खरीदने के लिए दिए थे।
और वो किसी वजह से कॉपी नहीं खरीद सकी। 2 रुपयों की खातिर चंपा कली उसे मैदान की जानिब ले गई और डराकर उससे रुपए छीनना चाहे। तुम्हारी बहन डरी तो बहुत, लेकिन रुपए देने की बजाय लड़ने मरने पर तैयार हो गई। चंपा कली को भी गुस्सा आ गया। पानी में बहती हुई कोई तेजधार चीज उधर आ गई। उसने उस चीज से तुम्हारी बहन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसका बाजू कटकर दूर जा गिरा और तुम्हारी बहन बेहोश होकर कीचड़ में गिर गई। चंपा कली को फिर भी तरस न आया। उसने रुपए छीने, कटा हुआ हाथ बगल में दबाया, धारदार चीज को उठाया और हंसती हुई रुखसत हो गई। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब चंपा कली ने टॉफियां पेश करते हुए अपना कारनामा सुनाया। मैं फौरन तुम्हारे यहाँ गई। तुम्हारी बहन का जनाजा तैयार रखा था और तुम बेहोश होकर अस्पताल जा चुके थे। तुम्हारी मासूम बहन को कत्ल करने के बाद चंपा कली की हिम्मत बढ़ गई। उसे खून करने में लुत्फ आने लगा। यहाँ से मेरे और उसके रास्ते अलग अलग हो गए। वो जुर्म करती और कुछ ऐसे अंदाज में करती कि सारा इल्जाम मेरे सर आ जाता। कुछ और बड़ी हो गई तो उसने मजीद पर पुर्जे निकाले। उसका जहन गंदा और आवारगी की तरफ माइल था, जबकि मैं तुम्हें अपने दिल में बसा चुकी थी और ऐसा कोई भी काम करने पर तैयार नहीं थी जिससे मेरी मोहब्बत पर हरफ आए। पादरी को भी उसी ने कत्ल किया। जुम्मन की अम्मा और फूल भी वही थी और नागफनी बनकर भी वही थी। रक्षी के कत्ल पर तुम्हें उकसाया करती। उसे सचमुच के इंसानी जिस्मों में दाखिल होकर बहुत मजा आता, लेकिन जल्द ही उकता भी जाती। इंसानी जिस्म में उसका दम घुटने लगता था। बाहर आने के लिए उसे कत्ल होना पड़ता। ये ताकत मुझ में भी है। सही सलामत जिस्म मिले तो मैं भी उसमें दाखिल हो सकती हूँ, लेकिन यकीन करो नदीम, मैंने आज तक किसी के जिस्म पर कब्जा नहीं किया। हाँ, एक बार ऐसा जरूर हुआ है कि गजल को अपने हमकौम गुंडों से बचाने के लिए मैंने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया, जबकि चंपा कली को मेरा ये फेल सख्त नापसंद था। वो उसे बाजू से महरूम करने के बाद भी चैन से नहीं बैठी, बल्कि चाहती थी कि गजल की इज्जत बचने ना पाए, मगर मेरी वजह से उसे अपने मकसद में कामयाबी ना हो सकी। बाद में डॉक्टर नासिर ने अपने अमल के जरिए मुझे गजल के सर से उतारा। वो ना उतारता तब भी कुछ ही दिनों में मैं गजल को छोड़ जाती, क्योंकि उसे चंपा कली और उसके गुंडों से निजात मिल चुकी थी। वो उसी रोज से मेरी दुश्मन बन गई और मौका मिलते ही अपने जुराइम के इल्जाम में जो उसने किए थे मुझे गिरफ्तार करवा दिया कि मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझ पर मुकदमा चल रहा है और मैं कैदोबंद की मुसीबतें झील रही हूँ। ये थी चंपा कली की दास्तान, जिसने उसे जालिम से मजलूम बना दिया। मैं हैरत से वहां खड़ा ये सारी दास्तान सुन रहा था। बचपन से लेकर आज तक जिस नागफनी को मैं अपना दुश्मन समझता आया था, वो मेरी दुश्मन न थी, बल्कि उसे मुझसे मोहब्बत थी और एक तरह से गजल को बचाकर वो मेरी मौसिना भी थी। मैंने हाफिज सैयद अहमद की तरफ देखा। उसने कहा, नदीम मेरे दोस्त, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो कि नागफनी तुमसे गलत बयानी से काम ले रही है, लेकिन मेरा यकीन करो कि इसकी दास्तान का एक एक हरफ सच है। आजकल हम चंपा कली, सावन सिंह और उसके बदमाश जिन्नात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सायों की सूरतें बना बना कर तुम्हें डराते आए हैं। मैंने सैयद अहमद से कहा, अगर नागफनी बेकसूर है तो फिर इसे इस कैद से रिहाई मिल जानी चाहिए। हाफिज सैयद अहमद ने कहा, मैं इस सिलसिले में अब्बाजान से बात करूंगा। खुदा हाफिज नदीम, नागफनी ने जाते जाते कहा। मैंने सैयद अहमद का हाथ पकड़कर कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हमने तारीकी और नीम तारीकी में कदम उठाना शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है तुम अब्बा हजूर से मिलकर नागफनी के जुराइम की तफसील मालूम करना चाहोगे, सैयद अहमद ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मुझे जो मालूम करना था मालूम कर चुका, अब घर जाऊंगा। हाफिज सैयद अहमद बोला, अब्बा हजूर से मुलाकात किए बगैर जाना बेअदबी है। 2 मिनट के लिए दरबार में चलते हैं, अलविदाई सलाम करके और दुआएं लेकर घर वापस हो जाएंगे। बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस वक्त तुम नागफनी को देखने गए हुए थे, हमने उसके जुराइम की फहरिस्त मंगा कर देखी। तुमने दुरुस्त कहा था, तुम पर वाकई जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। नागफनी को जल्द ही उसके मुजालिम की ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम खुश हो जाओगे। शुक्रिया अलीजा, मैंने कहा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? नागफनी को कैद देखकर मेरी परेशानियां कम नहीं हुई, उनमें मजीद इजाफा हो गया है। मैंने कहा, दरअसल मेरी बीवी किसी के जेर असर है। उससे ऐसी ऐसी हरकतें सरजद हो रही हैं जिन्हें कमजोर अकीदा रखने वाले करामात से ताबीर करते हैं। अलीजा का इकबाल बुलंद रहे और ता क़यामत हजूर अक़दस की हुकूमत बाकी रहे। जनाबे वाला, एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। नागफनी तो बेशक आपकी कैद में है, लेकिन उसके और भी कई साथी हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हीं में से एक ने, जिसका नाम चंपा कली है, मेरी बीवी को कठपुतली बना रखा है। गुजारिश है कि उसे दूसरों का खिलौना बनने से बचाया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर हमारी कौम का कोई फर्द अब भी बिल वास्ता या बिला वास्ता तुम्हारे दर पे है तो वो बच नहीं सकेगा। इससे पहले कि तुम अपने घर पहुंचो, उसे गिरफ्तार करके जिंदा में डाल दिया जाएगा और हमारे 2 खसूसी दस्ते बारी बारी तुम लोगों की हिफाजत का फर्ज इंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हजूरे वाला। जिस तरह हमारी आमद हुई थी उसी तरह वापसी हुई। फिजाओं में परवाज करते और अनजाने रास्तों से गुजरते हुए
हम दोनों दोस्त अपने इलाके की गलियों में पहुंचे और वहां से घर के दरवाजे पर। आज की बात का किसी से जिक्र मत करना, हाफिज सैयद अहमद ने अलविदाई मुसाफिया करते हुए कहा। ना किसी को मेरी असलियत से आगाह करना, वरना मेरी तालीम अधूरी रह जाने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। असलियत खुलते ही मैं रूपोश हो जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुतमईन रहो दोस्त, किसी को कानो कान तुम्हारी असलियत का इल्म नहीं हो सकेगा, मैंने जवाब दिया। तुमने मुझ पर जो एहसानात किए हैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शर्मिंदा मत करो नदीम, मैंने तो महज दोस्ती का हक अदा करने और उस कांटे को निकालने की कोशिश की है जो तुम्हारे दिल में न जाने कब से चुभता रहा है। खुदा हाफिज। हाफिज सैयद अहमद चला गया तो मैं घर आ गया। गजल किचन में मसरूफ थी। राना पलंग पर लेटी आराम से अंगूठा चूस रही थी। मैं अंगूठा चूसती हुई राना के जिस्म पर हाथ रखकर गहरी नींद सो गया। आंख उस वक्त खुली जब गजल ने आकर खाने के लिए बेदार किया। कुछ दिन बाद फिर सैयद अहमद जिन से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा क्या नागफनी अभी तक उसी जंदा के दायरे में कैद है? किसी ने जमानत देकर उसे रिहा तो नहीं करा लिया? हमारे यहाँ जमानत का रिवाज नहीं है, क्योंकि जब तक जुर्म साबित न हो जाए उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। वो बोला, नागफनी का मुकदमा जेरे समात है और कुछ ही दिनों में तुम्हारे हक में उसका फैसला होने वाला है। मेरे हक में? हाँ, तुम्हारे हक में, सैयद अहमद ने कहा। ज्यादा तफसील का वक्त नहीं है, तुम जुमा के दिन शाम को मदरसे में आकर मिलना। ये कहकर सैयद अहमद गायब हो गया और मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। जुमा के दिन शाम को मुझे कुछ देर हो गई। घर से निकला, गली में पहुंचकर मेरे कदम तेज हो गए। सड़क पर पहुंचा। ज्यादा रात नहीं गुजरी थी, फिर भी दूर दूर तक रिक्शा या टैक्सी का कोई पता न था। स्टैंड पर रुककर इंतजार करने के बजाय उसी तेज रफ्तारी से हाईवे की जानिब कदम उठाता रहा, मगर हाईवे पर पहुंचने से पहले एक खाली रिक्शा मिल गया। उसमें सवार हो गया। मदरसे से तकरीबन 1 फरलांग दूर चौरंगी पर रिक्शा को रुकवा कर नीचे उतरा। रिक्शा ड्राइवर को मुंह मांगा किराया अदा किया और मदरसे के सदर दरवाजे की तरफ जाने की बजाय गलियों से होता हुआ मदरसे की पुश्त पर पहुंचा और उस खिड़की पर जिसे एक बार मैंने फरार होने के लिए इस्तेमाल किया था आहिस्ता से दस्तक दी। खिड़की फौरन ही नहीं खुली, लेकिन आहट से अंदाजा हो गया कि कमरे में मुकीम तालिब-इल्म को दस्तक का पता चल गया है। चंद लम्हों बाद हल्की से चिरचिराहट के साथ खिड़की का एक पट खुला और सफेद रंग का एक संपोलिया रेंगता हुआ नमूदार हुआ। क्या मजाक है यार, मैंने संपोलिया से मुखातिब होकर कहा। छोटी सी फुंकार के साथ संपोलिया जिधर से आया था उधर ही चला गया। अगले ही लम्हे खिड़की के दोनों पट खुल गए। हाफिज सैयद अहमद ने मुस्कुराते हुए अपना सर बाहर निकाला और सरगोशी के लहजे में कहा, कमरे में आओगे या मैं बाहर आ जाऊं? कमरे में बैठकर गुफ्तगू करना नामुनासिब होगा, मैंने कहा। अच्छा, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खिड़की के पट दोबारा बंद हो गए। मैं गली में टहलने लगा। चंद ही कदम का फासला तय किया होगा कि उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर दबाया। घूमकर देखा तो वो सामने खड़ा था। उसने कहा, यार कॉफी हाउस में चलकर बैठते हैं। कॉफी हाउस मदरसे से ज्यादा दूर नहीं था, आधी रात तक खुला रहता। हाफिज सैयद अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तुम्हारी किताबें वापस करने और तुम्हें एक बेशकीमत तोहफा देने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि गुजरी हुई बातों का जिक्र करके तुम्हारे गम को ताज़ा किया जाए। तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आई है वो काबिल तारीफ है और पूरे यकीन और एतमाद से कहा जा सकता है कि ठोकरें खा खा कर अब तुम नाकाबिले शिकस्त बन चुके हो। मैं खामोश बैठा, उसकी खूबसूरत दाढ़ी को तकता रहा। नागफनी को सजा सुनाई जा चुकी है, उसने बात जारी रखते हुए कहा, और जैसा कि मैंने कहा था कि फैसला तुम्हारे हक में हुआ है, तुम जीत गए हो नदीम। हाफिज सैयद अहमद ने मेरे चेहरे के तासुरात को देखते हुए जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरे लिए अंगूठी लाए हो? मैंने पूछा। नहीं। उसने डिबिया को मेरे हाथ पर रख दिया। इसमें नागफनी बंद है। फैसले के मुताबिक अगले 10 साल तक इसे तुम्हारे हवाले कर दिया गया है। अब ये तुम्हारी कनीज और बांदी बनकर रहेगी। डिबिया खोलकर तो देखो, अपनी बांदी की नई सूरत और सज धज तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैंने डिबिया को खोला और देखता ही रह गया। उस छोटी सी डिबिया में शफाफ शीशे के पीछे एक छोटी सी लड़की, जो उंगली के पौरे से ज्यादा बड़ी नहीं होगी, सर के नीचे हाथ रखे मुस्कुरा रही थी और इतनी हसीन थी कि आंखें उसके खूबसूरत सरापा से हटाई नहीं हट रही थीं। फिर भी दिल पर जबर करके आंखें हटाईं और घूमकर हाफिज सैयद अहमद की तरफ देखा। वो मेरी गैर मामूली बसीरत और महवियत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। पसंद आई नदीम? उसने पूछा। ये खूबसूरत सी चिंटी मेरी कनीज है, मैंने हंसकर कहा। मुझे हंसी आ गई। बिल्कुल मेरे दोस्त, उसने कहा। नदीम, वक्त के साथ हर चीज खुद ब खुद वाजे हो जाती है। नागफनी के हाथों तुमने चरके खाए हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं कि आज नागफनी, जो तुम्हें डराती थी, अब तुम्हारे रहमो करम की मोहताज है। जिसने हमेशा तुम्हें अपना खिलौना बनाया, अब तुम्हारा खिलौना बन चुकी है। मैंने डिबिया में लेटी हुई नागफनी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रकसा थी। चेहरे से अफसोस का इजहार नहीं हो रहा था। वो अपनी मौजूदा हैयत पर बेइंतहा खुश नजर आ रही थी। मैंने सुकून से डिबिया का ढक्कन बंद कर दिया और डिबिया को तकिए के नीचे रखते हुए कहा, शुक्रिया दोस्त,
मैंने घूमकर हाफिज सैयद अहमद की तरफ देखा, लेकिन वो कमरे में नहीं था। वो हवा के झोंके की तरह आया और झोंके ही की तरह गायब हो गया। मैंने हवा से मुखातिब होकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कुछ देर तक कमरे की खाली छत को तकता रहा, फिर बिस्तर पर गिर गया और सो गया। भाईजान और रक्षी की शादी तय हो चुकी थी और हम लोग उस शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मैं और गजल अपनी सी कोशिश कर रहे थे। तय ये पाया था कि भाईजान के इम्तिहानात के बाद ही उसकी शादी रक्षी से कर दी जाएगी। वो दोनों अब बहुत खुश थे। मैं, गजल और राना भी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। मैंने गजल को छोटी सी नागफनी दिखाई जो कि डिबिया में बंद थी। इसके अलावा उसे हाफिज सैयद अहमद के जिन होने के बारे में भी बताया। नागफनी की सारी कहानी गजल के इल्म में आ चुकी थी। मैं तो ज्यादा नन्ही मुन्नी नागफनी पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन गजल उसके साथ फारिग औकात में बातें करती रहती। वो और गजल अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। मेरे बीए के इम्तिहान आने वाले थे और साथ में मैं स्कूल की मुलाजमत में मसरूफ रहता। शाम को जब घर आता तो इम्तिहानात की तैयारी करने बैठ जाता। एक दिन गजल ने नागफनी से मेरे सामने पूछा, क्या वो इस जिसामत से बड़ी हो सकती है? उसका जवाब था, बेशक। गजल ने कहा कि वो पूरी कद की औरत बनकर दिखाए। उसने कहा कि जब तक मेरे मालिक नदीम नहीं कहेंगे वो ऐसा करने से कासिर है। मैंने गजल की खुशी के लिए उससे कह दिया। चंद ही सेकंड में कमरे में एक जीती जागती पूरे कद की हसीनो जमील लड़की हमारे सामने मौजूद थी। उसका हुस्न देखकर मैं और गजल तंग रह गए। गजल ने पूछा, नागफनी, अगर तुम बड़ी हो सकती हो तो फिर नन्ही मुन्नी रहकर डिबिया में क्या कर रही थी? नागफनी ने जवाब दिया कि वो मेरे हुक्म की गुलाम है। जब तक मैं उसे कोई हुक्म नहीं दूंगा वो अपने आप से कुछ करने से कासिर है, लेकिन मेरी हिफाजत करने के लिए वो खुद भी कदम उठा सकती है। मैंने नागफनी से पूछा, गजल के साथ रहते अब तुम्हें काफी अरसा हो गया है, क्या तुम्हें मालूम है गजल पर कोई असर है या फिर वाकई से कोई करामत अता कर दी गई है? नागफनी जिनजादी ने जवाब दिया, बज़ाहिर तो गजल में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि इसके हाथ की करामत कुदरती है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है कि गजल पर कोई असर जरूर है। मैंने पूछा, क्या असर हो सकता है? काला जादू, नागफनी ने जवाब दिया। मैं और गजल हैरत से नागफनी की सूरत तकने लगे। काला जादू? मैंने पूछा, लेकिन गजल पर काला जादू कौन करेगा? चंपा कली भी बहुत देर से वापस नहीं आई। नागफनी बोली, चंपा कली अपने यार सावन सिंह समेत रूपोश है। वो सैयद अहमद और उसके वालिद के जिन्नात से बचने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारी और गजल की भी हिफाजत जिन्नात मुहाफिज कर रही हैं, लेकिन मुझे शक है कि सावन सिंह ही वो जिन हो सकता है जिसने गजल पर काला जादू किया होगा। ये सब उसने चंपा कली के कहने पर ही किया होगा। चंपा कली गजल को मजीद नुकसान ना पहुंचा सकती थी, इसीलिए वो उसे अपना दुश्मन नंबर 3 समझती है। दुश्मन नंबर 3? मैंने पूछा। तो दुश्मन नंबर 1 और 2 कौन है? नदीम, मैं नागफनी की दुश्मन नंबर 1 हूँ क्योंकि मैंने उसका साथ देने से इनकार किया, और तुम चंपा कली के दुश्मन नंबर 2 हो। अब वो हर वक्त इसी फिक्र में होगी कि हमें कैसे नुकसान पहुंचाए। मुहाफिज जिन्नात की मौजूदगी में वो घर पर तो हमलावर नहीं हो सकती, लेकिन हमारे अलावा वो दूसरे लोगों को काबू करके उनके जरिए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए जरूरी यही है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन तुम मेरे साथ हर वक्त कैसे रह सकती हो? मैंने पूछा। नदीम, मैं तुम्हारे साथ गायब हालत में रह सकती हूँ, मुझे कोई ना देख सकेगा। नन्ही मुन्नी शक्ल इख्तियार करने का एक मकसद ये भी था कि मैं तुम्हारे सर के बालों या कान के पीछे छुपी रहकर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी मदद करूं। मेरे नन्हे वजूद से धोखा मत खाना नदीम, मेरी जिन्नाती ताकतें मेरे साथ रहेंगी और बाज मामलात में मैं चंपा कली और सावन सिंह से भी ताकतवर हूँ। तुम्हारा मजहब क्या है नागफनी? गजल ने नागफनी से दरियाफ्त किया। मैं लादीन हूँ गजल, लेकिन इंसानों के रूप से मुझे बहुत मोहब्बत है। खास तौर पर नदीम की तो मैं बचपन से दीवानी हूँ, लेकिन इस दीवानगी में मुझे मालूम ही ना था कि मेरे मजाक से उसकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। गजल ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है नागफनी कि तुम घर में हमारे साथ भी रहो लेकिन घर के बाकी अफराद से पोशीदा भी रहो? नागफनी ने कहा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या तुम मुसलमान होना चाहोगी नागफनी? मैंने पूछा। बड़े शौक से नदीम, उसने जवाब दिया। मैंने नागफनी को कलमा शहादत पढ़वाया और नागफनी जिसे मैं अपना दुश्मन समझता था और अब मेरी हमदर्द बन चुकी थी, मुसलमान हो गई। मुसलमान होकर वो बहुत खुश थी। हमने उसका इस्लामी नाम फरीदा रखा। वो इस नाम से भी बहुत खुश थी। घर में रहते गजल ने उसे नमाज भी सिखानी शुरू कर दी और उसे कुरान मजीद की तालीम भी दे रही थी। फरीदा यानी नागफनी ने बताया कि मुसलमान होकर उसे अपने इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी नजर आती है और वो मुसलमान होकर बहुत खुश है। हमारे गरीब घराने में खुशहाली आ गई थी। नागफनी ने मेरी मदद की। उसने बताया कि उसे कुछ जमीन के खजानों का इल्म है जहां से वो हमारी जरूरत के मुताबिक सोना लेकर आ सकती है। हमने सिर्फ उतना सोना जिससे वक्ती तौर पर छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सके फरीदा से मंगवा लिया और उसे बेचकर रकम लेकर कारोबार में लगा दी। मैंने स्कूल की जॉब छोड़ दी और ज्यादा वक्त घर में रहकर इम्तिहान की तैयारी करने लगा। फारिग वक्त में नन्ही राना से खेलता रहता, जो कि अब चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी।
और घर उसकी कुलकारियों से चमन की सूरत बना रहता। गजल की अम्मी और खान साहब भी 1-2 दिन छोड़कर हमसे मिलने आते रहते। अब्बू का खुश्क दूध और चाय की पत्ती का काम भी खूब चल रहा था। भाईजान के इम्तिहानात शुरू हो गए और मेरे भी। गजल ने सवाब की खातिर बिला मुआवजा घर में छोटे बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक सिखाना शुरू कर दिया था। घर में आजकल भी गजल की करामत की वजह से लोग उससे इलाज के सिलसिले में मिलने आते रहते। वो तो हाथ फेर कर उनका इलाज कर देती, लेकिन मैं बाज़ औक़ात उकता जाता। लेकिन गजल कहती कि चाहे उस पर काला जादू किया गया है, लेकिन उसकी बदौलत कुछ लोगों को फ़ायदा तो पहुंच रहा है। मैंने कहा, गजल तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उस फ़ायदे की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, अल्लाह बेहतर जानता है। गजल कहती, आप परेशान क्यों होते हैं, फरीदा है ना हमारी हिफाजत के लिए, वो भी तो अल्लाह ही की तरफ से यह भी इमदाद है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जिससे मैं डरता था। गजल मिलाद के सिलसिले में दूसरे मोहल्ले में गई थी, जहां उससे पढ़ने वाली बच्चियों ने उसके साथ मिलकर सारी रात इबादत में गुजारनी थी। राना और फरीदा उर्फ नागफनी मेरे साथ थी। पता नहीं क्या बात थी उस रात, मुझे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। रह रह कर ख्याल आ रहा था कि कुछ खौफनाक और भयानक होने वाला है। मैंने नागफनी को गजल की खबर लेने भेज दिया। वो जिनजादी थी और लम्हों में हवा में परवाज करके गजल की खबर लेकर वापस आ सकती थी। वो गायब हो गई और पूरे 5 मिनट बाद जब इंतजार करते करते मेरा कलेजा मुंह को आने लगा, वापस आई और सबकी खैरियत की खबर सुनाई। कुछ लड़कियां जिनमें गजल भी शामिल थीं, यकजा होकर उसी घर के ड्राइंग रूम में जहां तकरीब थी सो गई थीं। अब तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी आका। नींद फिर भी नहीं आई। मैं करवटों पर करवटें बदलने लगा, फिर उठकर बैठ गया। बारिश भी हो गई थी, लेकिन सर्दी बेइंतहा बढ़ गई थी। दांत से दांत बज रहे थे। घड़ी ने 5 बजाए तो मैं सिसकियों से रो रहा था। तुम रो रहे हो? नन्ही सी नागफनी उछल कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे अपनी बहन याद आ रही है। मैंने कहा, अम्मा जी याद आ रही हैं। सब्र से काम लो नदीम। वो बोली, वो जो तुम्हें छोड़ गए हैं किसी बुरी जगह तो नहीं गए हैं, अल्लाह के पास गए हैं, और अल्लाह का कुर्ब तुम्हारे कुर्ब से बेहतर है। मैंने उसे कहा, बिजली आ गई है, जाओ नागफनी एक बार फिर गजल की खबर ले आओ। वो चली गई तो मैं चादर लपेट कर सेहन में टहलने लगा। क्या हो गया था मुझे? दिल क्यों बिगड़ा जा रहा था? या मरने वाले क्यों याद आकर तड़पा रहे थे? किसी सूरत करार ही नहीं मिल रहा था। वो सब लंबी ताने सो रही हैं। नागफनी ने वापस आकर बताया, अपनी आंखों से देखकर आई हो? हाँ, अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे हवा बनकर दरवाजे की झिरी से अंदर जाना पड़ा। कमोबेश 2 दर्जन लड़कियां कालीन पर पड़ी बेखबर सो रही थीं। उन्हीं में गजल महवे ख्वाब है। मुझे इतनी बात सुनकर भी सुकून नसीब नहीं हुआ। भाईजान को जगा दो, मैंने कहा, और उनसे कहो कि वो मेरे बाजू में नींद का इंजेक्शन लगा दें। तुमने अभी तक मुझे उनकी नज़रों से मख्फी रखा है। क्या ये चाहते हो कि उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाए? वो बोली, इसी छत पर वो भी सो रही हैं। बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर उन्हें जगाओ और अपनी परेशानी से आगाह करो। मैंने चादर लपेट ली। नागफनी सर पर जा बैठी ताकि भाईजान बेदार हों तो वो बालों में छुप जाए। कमरे से बाहर निकला, दरवाजे को आहिस्ता से खोला। दरवाजा बंद नहीं था। अंदर गया, भाईजान के पास जाकर खड़ा हुआ। वो गहरी नींद सो रहे थे। नाक के पास हाथ ले गया। उनकी सांस बाकायदा चल रही थी। थोड़ा सा सुकून मिला। उन्हें जगाए बगैर वापस निकल आया। सोने दो बेचारे को, मैंने नागफनी से कहा। फजर की अजानों तक टहलता और दिल पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। अजान हुई तो मस्जिद में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। घर ही पर नमाज अदा की और सलाम फेरते ही नागफनी से कहा कि वो मुझे गजल के पास ले चले। जब तक उन्हें खुद नहीं देख लूंगा चैन नसीब नहीं होगा। नागफनी ने मुझे आंखें बंद करने को कहा और फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलने के लिए कहा तो मैंने खुद को उस घर के दरवाजे पर पाया जहां गुज़िश्ता शब रात जगह होने वाला था। मेरे अलावा भी वहां बेशुमार लोग थे। कुछ अंदर आ रहे थे, कुछ सरगोशी में बातें कर रहे थे। अंदर से 2 डॉक्टर मायूसी में सर हिलाते हुए आ रहे थे। क्या हुआ है? मैंने एक शख्स को पकड़कर पूछा। 21 लड़कियां थीं। 21 की 21 गैस फैलने की वजह से सोती की सोती रह गईं। दूसरे शख्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंधी बारिश में बिजली भी चली गई तो लड़कियों ने ड्राइंग रूम में लगी हुई गैस की लालटेन जलाई। सर्दी और हवा से बचने के लिए दरवाजों की खिड़कियों को बंद कर लिया और सोने के लिए लेट गईं। रात में किसी वक्त गैस का सिलसिला 2-4 मिनट के लिए बंद हो गया। बहाल हुआ तो लड़कियां सो चुकी थीं। लालटेन कौन जलाता? गैस आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल गई। बहुत ही जालिम चीज है ये गैस। सोने वाले को जागने का मौका नहीं देती, थपकियां दे देकर हमेशा की नींद सुला देती है। और देखने वाले यही समझते हैं कि सोने वाला तो सो रहा है, हालांकि वो तो दुनिया को छोड़ चुका होता है। किसी और ने हाँ में हाँ मिलाई। मुझे सुकून मिल गया। तड़प खत्म हो गई। नागफनी ने गजल की नींद के बारे में जो कुछ बताया था वो गलत नहीं था। उसने अपनी आंखों से उन्हें सोते देखा था। वो बालों में दुबकी दम बखुद बैठी थी और सोच रही थी कि काश उसने अपनी आंखों पर एतबार ना किया होता।
गजल को हिला जुला कर देख लेती तो शायद उन्हें हमेशा की नींद सोने से बचा लिया जाता। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि घर में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। जाने वालों के साथ मैं भी अंदर चला गया। सोने वाली लड़कियों के जिस्मों पर सफेद चादरें डाल दी गईं। चेहरे खुले हुए थे ताकि उनके अजीजों कारिब उन्हें पहचान सकें। दरमियान में गजल लेटी थी जो कि हमेशा के लिए सो चुकी थी। अचानक कान के पीछे बैठी हुई नागफनी ने कहा, मुझे अफसोस है नदीम, मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गजल पर नजरें जमाए इन्ना लिल्ला का विर्द करता रहा। एक तरफ से नौवारिद की आवाज आई, ये ताज्जुब है, 21 लड़कियों में से एक भी ऐसी नहीं जिसके फेफड़े गैस से मुकम्मल तौर पर मुतासिर ना हुए हों। तमाशा मत बनाओ, डॉक्टर को बुलाओ, शायद कोई लड़की अब भी जिंदा हो। 2 डॉक्टर देख गए हैं, किसी तीसरे को बुलाओ। नदीम, नागफनी ने कहा, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, तुम हुक्म दो तो गजल जिंदा हो सकती है। मैं समझ गया नागफनी का क्या मतलब था। सारी दुनिया मेरी नजरों में तारीक हो चुकी थी। नागफनी की पेशकश मेरे लिए रोशनी के पैगंबर थी। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसे इजाजत दे दी। इसी असना में तीसरा डॉक्टर आ गया। मुख्तलिफ लड़कियों को देखता हुआ वो गजल के पास पहुंचा और पूरी आवाज से चिल्ला उठा, अरे ये लड़की तो जिंदा है, इसे ताज़ा हवा में ले जाओ। मैं आगे बढ़ा, गजल को हाथों पर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब चल दिया। गजल अटकी अटकी सांसें लेने लगी। सहन में गुज़िश्ता शब की बारिश का पानी खड़ा था। जगह जगह वो कीचड़ भी थी जो घर में आने जाने वाले लोग बाहर से अपने जूतों में लगा कर लाए थे। उनमें तमाशाई कम थे, लड़कियों के अजीज़ों क़ारिब ज़्यादा थे। उन्हीं में गजल के चंद तालिब-इल्म भी थे जो पड़ोस में रहते थे। उम्र में 15-16 साल से ज़्यादा नहीं होंगे। उन्होंने मुझे गजल को हाथों में उठाए सेन की जानिब बढ़ते हुए देखा तो किसी के कहे सुने बगैर ही एक अलग पलंग उठा लाए। 2 ने ना जाने कहां से लाकर बिस्तर लगा दिया, जबकि एक तालिब-इल्म कंबल लेकर खड़ा हो गया। मैंने जो ही गजल को पलंग पर लिटाया, उसने ये सोचकर कि उन्हें सर्दी ना लगे जल्दी से कंबल उड़ा दिया। ताज़ा हवा के लिए सिर्फ उसका चेहरा खुला रहने दिया। उस वक्त उसके चेहरे पर इतना नूर था कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक लड़के ने मेरा बाजू पकड़कर पूछा, अंकल हमारी मिस जिंदा है ना? दूसरे ने कहा, खून की जरूरत पड़े तो मेरे खून का कतरा कतरा मिस को दे दें। घर में तूफान बरपा था। डॉक्टर ने बाकी लड़कियों को मुर्दा करार दिया। औरतें फूट फूट कर रो रही थीं और कुछ ने तो बाकायदा बैन करने शुरू कर दिए। मर्दों ने मुर्दा लड़कियों को उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया ताकि लड़कियों को किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर मुआयना कराया जाए। गजल में जिंदगी के आसार देखकर सबकी उम्मीद बंद गई थी। गजल में जिंदगी के आसार देखकर सबकी उम्मीद बंद गई थी कि शायद उनकी लड़कियों को जदीद तरीन हालात की बदौलत अस्पताल के डॉक्टर जान बचाने में कामयाब हो जाएं। इतने में गजल की अम्मी भी वहां आ गईं। लड़कियों को बाहर ले जाने वाले लोगों की धक्कम पील में वह बरामदे में गिरकर एक सतून की आड़ में हो गई थी। रास्ता साफ हुआ और किसी रोती हुई औरत ने उन्हें बताया कि तुम्हारी गजल उधर पलंग पर लेटी जिंदगी और मौत की कशमकीश से गुजर रही है। तो वो हमारी तरफ लपकी। चेहरा धुली हुई चादर की तरह सफेद हो रहा था। होंठों पर खुश्की के बायस पिपड़ियां सी जम गई थी और कमर अचानक दोहरी हो गई थी। तालिब-इल्म ने मेरा बाजू छोड़कर उन्हें सहारा दिया और तसल्ली देता हुआ बोला, घबराएं नहीं अम्मा जी, मिस जिंदा हैं, खुदा की कसम जिंदा हैं, सांस ले रही हैं और अभी थोड़ी थोड़ी आंखें भी खोली थी। गजल की अम्मी लड़के के सहारे चलती हुई पलंग तक आई। नदीम बेटे, उन्होंने कहा, अपनी अपनी लड़कियों को सब अस्पताल ले गए हैं, तुमने गजल को यहाँ क्यों डाल रखा है? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लेकर आहिस्ता से कहा, गजल को डॉक्टर की नहीं ताज़ा हवा की जरूरत है। इन्हें होश आ रहा है। घर में मौजूद औरतें और लड़कियां तमाशा देखने की गर्ज से पलंग के गिर्द जमा हो गईं, जबकि कुछ ऐसी भी थीं जो जाए नमाज और चादर पर जा बैठी और सजदे में जाकर अपनी बच्चियों की जिंदगी की दुआएं मांग रही थीं। जो किसी वजह से सजदे में दुआएं नहीं मांग सकती थीं, वो हाथ फैलाए दुआएं कर रही थीं। आंखें खोलो बेटी, मेरी तरफ देखो। गजल की सांस पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी, ताहम उसने माँ की आवाज पर आंखें खोली थी और फिर बंद कर ली। मेरी बात सुन और समझ रही हो ना बेटी? अम्मी ने पूछा। गजल ने आंखें खोले बगैर इस बात में सर हिलाया। अम्मी, गजल ने कहा, आवाज में बहुत मामूली सी नकाहत थी, मुझे घर ले चलिए। हाँ बेटी, अभी इंतजाम करती हूँ। टैक्सी की तलाश में मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो सामने ही खाली टैक्सी नजर आ गई। टैक्सी लेकर घर गया तो वहां एक बार फिर कोहराम बरपा था। जानता था कि गजल को अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुकून उस वक्त हुआ जब मालूम हुआ कि जनाह अस्पताल से फोन आया था। बाकी लड़कियां खत्म हो गई थीं और उन्हें मुर्दा हुए भी कम से कम 3 घंटे गुजर चुके थे। अजीजों कारिब उनकी लाशें लेकर अपने अपने घर की जानिब चल दिए। इस कोहराम में किसी को भी पता नहीं चला कि मैं और गजल और उसकी अम्मी घर से कब निकली और कब टैक्सी में बैठी। उन्हें रोता धोता छोड़कर हम तीनों मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। अम्मी जितनी खुश थी उतना ही उन्हें लड़कियों की मौत का दुख भी था। बहुत दिनों तक सब इस वाक़े की वजह से सोग में रहे।
नागफनी ने हर लम्हा मेरी दिलजोई की। नन्ही राना को वो बहुत प्यार करती थी। नागफनी ने मुझे बताया कि सैयद अहमद के मुहाफिज जिन्नात जो कि चंपाकली की तलाश में थे, एक दिन वो चंपाकली तक पहुंच गए और उसे गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं। जुमेरात को उसकी किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। उस पर इंसानों को बेजा तंग करने और नाहक कत्ल करने का इल्जाम है, और जुमेरात को जब किसी मुलजिम को सजा सुनाई जाती है तो वो मौत की सजा से कम नहीं होती। नागफनी, मैंने उसे मुखातिब किया, गजल की मौत के पीछे किसका हाथ है? क्या चंपाकली का? हाँ, नागफनी ने कहा। वो अपने आशिक भाई सावन सिंह के साथ मिलकर गजल की टो में लगी हुई थी। चूंकि हाफिज सैयद अहमद के जिन्नात हमारे घर का पहरा दे रहे थे, इसीलिए वो घर पर हमलावर नहीं हो सकते थे। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जब तुम जिन्नात की हिफाजत से बाहर निकल जाओ और उन्हें तुम पर या गजल पर हमला करने का मौका मिल जाए। जिस दिन गजल मिलाद के सिलसिले में उस घर गई तो उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने जानबूझकर गैस बंद कर दी। इस तरह गैस फैलने की वजह से न सिर्फ गजल बल्कि बाकी मासूम लड़कियां भी जाँ बहक हो गईं। मैं गुस्से से बोला, नागफनी, मैं उस सावन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे उस तक पहुंचा सकती हो? नागफनी, जो कि गजल के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी, बोली, क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जिस्मानी हालत में गए तो फिर सावन सिंह के लिए बहुत आसान शिकार साबित होगे। इस वक्त वो भारत में सुंदरबन के जंगलात में बैठा है और एक बहुत कदीम मंदिर में, जो कि दुनिया वालों की नजरों से रूपोश है, अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए एक कठिन जाप कर रहा है। इस जाप करने का मकसद हाफिज सैयद अहमद के मुहाफिज जिन्नात से जंग करके उन्हें ठिकाने लगाना है। इसके बाद वो चंपाकली की रिहाई के लिए अपने गुर्गों समेत जिन्नात की जेल पर हमलावर होकर उसे आज़ाद करवाने की कोशिश भी करेगा। उसका जाप मुकम्मल होने में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। उसका सामना करने के लिए ज़रूरी है कि तुम मादी वजूद की बजाय नूरी वजूद में जाओ। मैंने पूछा, नूरी वजूद से तुम्हारी क्या मुराद है नागफनी? नागफनी ने कहा, तुम्हें अपना जिस्म छोड़ना होगा और तुम्हारी रूह मेरे साथ प्रवास करके सावन सिंह पर हमलावर होगी। मैंने पूछा, नागफनी, मैं अपना जिस्म कैसे छोड़ सकता हूँ? ये अमल मुझे करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, नागफनी बोली। इसके बाद चंद नामानूस जुबान के अल्फाज थे जो कि नागफनी ने मुझे सिखाए। फिर आधी रात के वक्त मैंने उन अल्फाज को नागफनी की मौजूदगी में दोहराया। जैसे ही अल्फाज मुकम्मल हुए, मेरे जिस्म को एक धचका लगा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं अचानक बुलंदी से पस्ती की तरफ गिर गया हूँ। हैरत की बात यह थी कि मेरे सामने मैं ही मौजूद था, लेकिन नींद की हालत में। बेशक मेरे सामने मेरा जिस्म मौजूद था और मेरी रूह जिस्म के पास खड़ी थी। मैं अपने जिस्म से निकलकर नूरी वजूद इख्तियार कर चुका था। मेरी हालत अजीब थी। नागफनी ने मुझसे कहा, शुरू में ये कैफियत तुम्हें अजीब लगेगी, लेकिन नूरी वजूद में सावन सिंह का सामना करने से तुम उसके जादू से कुछ हद तक महफूज रहोगे। इंसानी जिस्म पर काला जादू बहुत जल्द असर करता है। मैंने बार बार अपने जिस्म में दाखिल होने और बाहर आने की मश्क शुरू कर दी। जब भी मैं अपने जिस्म में वापस आता, ऐसा महसूस होता जैसे मुझे बुखार हो गया हो। रोज जिस्म में वापस मुंतकिल करने पर जिस्म का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाता था। मैंने नागफनी के साथ मिलकर इस तरीक़ेकार की बहुत हद तक मश्क कर ली, और जब आदी हो गया और नागफनी मेरे अमल से मुतमईन हो गई, उसने भी गजल के जिस्म से बाहर आना और एक सफ़ेद हैवले की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दिया। सावन सिंह तक पहुंचने के लिए मेरी रूह को सफ़र करना था और नागफनी को भी गजल के जिस्म की हिफाजत के लिए अपने असल वजूद में सफ़र करना था। अगले दिन शाम को मैंने राना को गजल की अम्मी के पास छोड़ा। मेरा रुआं रुआं इंतकाम पुकार रहा था। बस नहीं चल रहा था कि कातिल सावन सिंह को यहीं बैठे बैठे फना कर दूं। आधी रात के वक्त अपने जिस्म से निकला और नागफनी भी गजल के जिस्म से बाहर आ गई। हमने हवा में परवाज शुरू कर दी। ये तजुर्बा मेरे लिए हैरत अंगेज था। हम बिजली की सी तेजी के साथ हवा में परवाज कर रहे थे। हमारे नीचे के मनाजिर इस तेज रफ्तारी से बदल रहे थे कि नजर जमाना मुश्किल हो रही थी। सुंदरबन के जंगलात में मैं नागफनी की मदद से खुफिया मंदिर के सामने उतरा तो हर तरफ तारीकी का राज था। फिजा में नामानूस बू फैली हुई थी। जंगल से रात की मखलूक की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। हम मंदिर में दाखिल हुए। पुरस्रार साए जो कि हर जगह हर वक्त मुझे नजर आते रहते थे, उस वक्त मुझे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। मैं अब समझ चुका था कि ये साए जिन्नात हैं। मेरे पीछे ही रहना, ये नागफनी की आवाज़ थी। वह सफ़ेद हैवले की शक्ल में फिजा में चंद फुट बुलंद थी और हवा में खड़ी तैर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक नागफनी के हाथों में एक छोटा सा खंजर नजर आया जो कि उसने मेरी तरफ बढ़ाया। नदीम, इस खंजर को अपने पास रखो, ये मुकद्दस खंजर है। इस खंजर की मदद से सावन सिंह और उसके साथी जिन्नात को फना किया जा सकता है। और तुम क्या करोगी? मैंने पूछा। मैं नागफनी हूँ नदीम, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। सावन सिंह के साथी जिन्नात जो कि सायों की शक्ल में थे हमें कहर आलूद नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो हम पर हमला नहीं कर रहे थे। हम मंदिर में कुछ आगे बढ़े तो हमें सामने सावन सिंह अपनी मकरू शक्ल में मुस्कुराता नजर आया।
आओ आओ बालिक, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जानता था कि तुम मरने के लिए यहाँ जरूर आओगे। मैंने कहा सावंत सिंह, आज तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे। एक बार तुम और तुम्हारी बहन डॉक्टर नासिर से बचकर भाग गए थे, इसीलिए मेरी गजल को मुझसे छीनने में कामयाब हो गए। लेकिन अब ना तुम्हारी बहन चंपाकली बचेगी और ना ही आज तुम मेरे हाथों से बचोगे। मैं नागफनी से मुखातिब हुआ, मुझे इसका मुकाबला करने दो और पीछे हट जाओ। नागफनी तैयार न थी, लेकिन फिर उसे पीछे हटना पड़ा। सावंत सिंह गुस्से में चिंघाड़ता हुआ मेरी जानिब लपका। मैं उसकी जानिब रूह की शक्ल में जा रहा था। मेरे एहसासात मेरे अपने थे, जैसा कि जिस्मानी हालत में हुआ करते। मैं अपने आपे से बाहर था। मुझसे कुछ फासले पर आकर सावंत सिंह अचानक रुक गया और शायद मेरे करीब आने का इंतजार करने लगा। मैं लगातार सावंत सिंह की तरफ बढ़ रहा था। उसके बिल्कुल सामने पहुंचकर ऐसा लगा जैसे एक नजर न आने वाली दीवार थी जिससे मैं टकराया। यकीनन यह सावंत सिंह का कोई तिलिस्म था। मैंने पीछे मुड़कर नागफनी की तरफ देखा। उसकी दोनों हथेलियों में आग रोशन थी। मैं वापस नागफनी तक भी ना जा सकता था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरे पीछे भी नादीदा दीवार है। सावंत सिंह कह लगाता हुआ बोला, ओ नादान, तू मेरी चाल में फंस चुका है। अब इस हिसार में ही तेरी रूह को मैं फना कर दूंगा। इस हिसार से बाहर आना तेरे लिए मुमकिन नहीं, ना ही तेरी नाजुक नागफनी तेरी कोई मदद कर सकती है। मैं जोर लगा रहा था, लेकिन उस नादीदा दीवार को पीछे नहीं हटा पा रहा था। नागफनी ने अपने दोनों बाजू आगे कर दिए और उसके हाथों से रोशनियों के गोले निकल कर नादीदा दीवार से टकराने लगे, लेकिन दीवार का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। सावंत सिंह ने नागफनी से कहा, नागफनी, तू सीधी मेरे जाल में आकर फंस गई है। चल अब धरती से मुक्त हो जा। वक्त बताएगा सावंत सिंह कौन किसे मुक्त करता है। अच्छा ये बात है तो फिर देखते हैं। सिपाहियों, सावंत सिंह ने तारीकी में खड़े सायों से मुखातिब होकर कहा, चलो जल्दी नागफनी को काबू करो। पुरस्कार काले साए जो कि हजारों की तादाद में थे आगे बढ़े, लेकिन नागफनी ने अपना रुख बदल लिया। अब वो फिजा में लहरा रही थी और मुसलसल काले सायों पर अपने हाथों से रोशनी के गोले सायों की तरह फेंक रही थी। साए चीखते चिल्लाते और उसके बाद फिजा में ही मादूम हो जाते, लेकिन जितने साए खत्म हो रहे थे उतने ही और मुकाबले के लिए आते जा रहे थे। अगर नागफनी एक ही जगह मौलिक रहती तो साए जरूर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते। सावंत सिंह ने यह सूरत हाल देखी तो अपनी आंखें बंद करके होंठ हिलाने शुरू कर दिए। शायद वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। नागफनी सायों को मुसलसल फना करती जा रही थी, लेकिन साए भी हार नहीं मान रहे थे और नागफनी के गिर्द बढ़ते जा रहे थे। जिन सावंत सिंह ने आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उसने अपने दोनों बाजू फैलाकर नागफनी की तरफ हाथ झटकने शुरू कर दिए। जमीन से जंजीरें निकली और नागफनी के गिर्द फैलना शुरू हो गईं। जंजीरों के गिर्द ऐसी आग थी जैसे लावा। देखते ही देखते नागफनी उन जंजीरों में कैद होकर रह गई। नागफनी, सावंत सिंह की आवाज गूंजी, इन आतिशी जंजीरों से छुटकारा पाना नामुमकिन है। अब मैं तुम्हें फना करके छोड़ूंगा। मैं बेबसी से यह सब तमाशा देख रहा था। मैंने अल्लाह अकबर का नारा मारा और नागफनी का दिया हुआ चाकू दीवानावार दीवार पर मारना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम लेने से अब चाकू के वारों में असर पैदा हो गया और दीवार में शगाफ पड़ते जा रहे थे। अचानक फिजा में बिजली कड़की और गायब हो गई। उस बिजली के तूफान से हाफिज सैयद अहमद मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। उसके सामने की जानिब कुछ तारीकी सी थी, जैसे अंधेरे में कोई वजूद पिन्हा हो। शहजादे तुम, सावंत सिंह पुकारा। आओ आओ, तुमसे भी बहुत हिसाब बाकी है। तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी है। सावंत सिंह, मुझ पर हमला मत करना वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, सैयद अहमद ने कहा। शहजादे, मैं अपना सबसे ताकतवर हरबा तुम पर आजमाऊंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावंत सिंह गरजा। तुम्हारी मर्जी। सैयद अहमद ने शाने उचकाए। सावंत सिंह ने दोबारा कोई मंत्र पढ़ा और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया और हाफिज सैयद अहमद के सामने जमीन फटी और उसमें से खोलता हुआ लावा बाहर निकला और करीब था कि हाफिज सैयद अहमद से टकराकर उसे फना कर देता। सैयद अहमद ने उस मध्यम तारीकी पर फूंक मारी जो उसके सामने मौजूद थी और दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तारीकी छट गई और उस तारीकी से चंपाकली जंजीरों में जकड़ी हुई नमूदार हुई। सैयद अहमद शायद नागफनी और मेरा सौदा करने के लिए चंपाकली को लाया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सावंत सिंह अपना सबसे खतरनाक हरबा इस्तेमाल कर चुका था। देखते ही देखते खोलते हुए लावे ने चंपाकली को जलाना शुरू कर दिया। मैंने किसी से सुना था कि जिन्नात को मारने के लिए आग की जरूरत होती है, क्योंकि वो आग से बने हैं, इसीलिए आग ही उन्हें फना कर सकती है। लावे का चंपाकली के जिस्म से टकराना था कि चंपाकली चीखने चिल्लाने लगी और धीरे धीरे सुलगने लगी। ये चंपाकली। सावंत सिंह शशदर खड़ा चंपाकली को जलते हुए देख रहा था। मैंने तुम्हें खबरदार किया था सावंत सिंह कि मुझ पर हमला न करना, लेकिन तुम अपनी हट धर्मी से बाज न आए और तुम्हारे हमले का निशाना तुम्हारी कातिल बहन चंपाकली बन गई। अब भुगतो। चंपाकली की चीखें फिजा में गूंज रही थीं और फिर देखते ही देखते वो कातिल चंपाकली
जिसने मेरी बहन को नाहक कत्ल किया, सैकड़ों इंसानों की कातिल और हजारों इंसानों को परेशान करने वाली, इंसानों के अज़ा को पापड़ की तरह खाने वाली कातिल जिनजादी फना हो गई। मैंने खंजर के वार करके दीवार में शगाफ डाल दिए और अब उछलकर उसे बाहर आ गया। सावन सिंह हैरत से गूंग खड़ा था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं उसके सामने आया, अपने चाकू वाला हाथ लहराया और पूरी कुव्वत से चाकू उसके सीने में घोंप दिया। अपना सबसे खतरनाक वार करने के बाद शायद उसकी ताकतें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। सीने में मुकद्दस चाकू घोंपकर मैंने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि पै दर पै उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वार करता रहा। बेशक सावन सिंह किसी इंसान के जिस्म पर काबिज था, लेकिन मैं जानता था कि वो इस मुकद्दस खंजर की बदौलत इस धरती से फना हो जाएगा। चीखने चिल्लाने की बारी अब सावन सिंह की थी, जो कि मेरी प्यारी बीवी गजल का कातिल था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और मैं उस पर चाकू के वार करता जा रहा था। मेरी आंखें शोले बरसा रही थीं। काले साए भाग चुके थे, नागफनी आज़ाद हो चुकी थी और सैयद अहमद के साथ मेरे करीब ही खड़ी थी। मेरा चीखना चिल्लाना रोने में बदल गया। मुझे अपने प्यारे याद आने लगे। मैं चाकू से वार करता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि सावन सिंह कब का मर चुका है। मैंने खंजरों के वार कर करके उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया। अचानक सैयद अहमद ने आगे बढ़कर मेरा खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और मुझे सीने से लगाकर कहा, बस करो नदीम, सावन सिंह खत्म हुआ। एक दुख भरी कहानी जो कि मेरी बहन के कत्ल से शुरू हुई और मुसलसल मेरी जिंदगी को खेल बनाए रखा, इख्तिताम को पहुंची। मुझे नहीं मालूम हम सुंदरबन से वापस घर कैसे आए। मैं होशो हवा से बेगाना था, लेकिन अगले रोज मेरी आंख खुली तो मैं अपने जिस्म में वापस आ चुका था। नागफनी गजल के जिस्म में थी और नन्ही राना को गोद में उठाए खिला रही थी। नागफनी ने बाद के वाकयात बताए कि हाफिज सैयद अहमद और मैं तुम्हें घर छोड़ने आए थे और फिर सैयद अहमद रुखसत हुआ। मेरे कंधों से जिंदगी भर की तकालीफ का बोझ उतर चुका था। नागफनी जिनजादी गजल की शक्ल में मेरी बीवी थी। नन्ही राना मेरी बेटी मेरे पास थी। अब्बा जी थे, भाईजान थे और रक्षी भी तो थी, जो अनकरीब मेरी भाभी बनने वाली थी। भाईजान और रक्षी की शादी कर दी गई। हम सब इस शादी से बहुत खुश हुए। भाईजान डॉक्टर बन चुके थे। उन्होंने अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लिया जहां वो मरीजों का इलाज करने लगे। मैंने बीए का इम्तिहान पास कर लिया था। कारोबार करने में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सोच सिर्फ एक ही थी कि जिन पुरस्कार वाकयात की वजह से मुझे बचपन से जवानी तक तकालीफ सहना पड़ी, ऐसे वाकयात दूसरे बहुत से लोगों को भी दरपेश होंगे। मैंने नागफनी के साथ मशवरा किया और हम दोनों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि जब तक जिंदा रहेंगे डॉक्टर नासिर की तरह दुखी इंसानियत जो कि पुरस्कार वाकयात का शिकार हैं उनकी मदद करते रहेंगे, इंशाअल्लाह।